नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद बासु स्टॉक मास्टर्स के इस वीडियो में फिर आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर स्टार्ट करूंगा और जो वीडियो है उसको बनाने का कारण ही है कि इतना एक नेगेटिव इशू के साथ हम अपने न्यू वीक की तरफ जा रहे हैं। ग्लोबल एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक जो ये बड़ा नाम है जो कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आने वाले समय में मार्केट में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये सिलिकॉन वैली बैंक जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, ये है क्या। तो ये एक बैंक है और ये बैंक स्टार्टअप्स के लिए सिलिकॉन वैली से काम करती थी और इसका जो गठन हुआ था, इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो इसी पर्पस के साथ शुरू हुआ था कि जो न्यू स्टार्टअप्स है उनको ये फंडिंग करती है। और ये जो कोलैप्स है, ये जो बंद हुआ, ये एक्चुअली रिसेंटली कोई घटना नहीं है। तकरीबन 2 साल से चला आ रहा था। जो यूएस मार्केट में जो इम्पैक्ट है, जो बॉन्ड यील्ड्स जो बड़े हैं, और अगर आप देखो ये टाइटनिंग जो चल रही थी फेड की तरफ से, इन सभी इवेंट्स के कारण कहीं ना कहीं इनके ऊपर इम्पैक्ट ऑलरेडी था। और अगर मैं सिलिकॉन वैली बैंक की अगर बात करूं तो ये बैंक का जो मेन पर्पस गठन का था या बनने का था, वो था क्या, ये स्टार्टअप्स को फंडिंग करेगा और स्टार्टअप्स के प्रॉफिट में से इनको प्रॉफिट होगा। बट अल्टीमेटली अगर आप देखो कि इनका कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं थे। ये क्या करते थे, ये कंपनी के ही यील्ड्स बाय करते थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि इनका जो इनपुट का जो प्रोसीजर है, जो प्रॉफिट का प्रोसीजर है, वो डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। और अगर इनके आउटफ्लो की अगर बात करें तो आउटफ्लो इनका बहुत ज्यादा फास्ट है। बहुत नए स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, पिछले कुछ समय में बहुत फंडिंग बाहर गई है। और सिर्फ यूएस में काम नहीं करती है, ये और भी बहुत सारे देशों में है, जैसे यूके में है, कनाडा में है, इवन इजराइल में है, इनके ब्रांचेस इवन इंडिया में है। 2018 के आसपास इन्होंने बैंगलोर में अपने नए ऑफिस की शुरुआत की थी। इंडिया में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो डरे हुए हैं, और उस डर के पीछे का कारण आपको समझना पड़ेगा कि चाहे कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट हो या कहीं से बड़ी फंडिंग इनको मिलती हो स्टार्टअप्स को, इसके पीछे जो हमारा सिलिकॉन वैली बैंक है यही है। और इतना बड़े बैंक का कोलैप्स हो जाना, ये बहुत सारी बातों को लेकर आ रहा है। लोगों का कहना है कि ये एक ब्लैक स्वान इवेंट है। ये जो टर्म है ब्लैक स्वान इवेंट, ये बहुत से लोगों के लिए नया वर्ड होगा। देखिए, ये टर्म कहाँ से डेवलप हुआ है और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप पहले समझिए। कि नॉर्मली हम जो स्वान देखते हैं, जो हंस देखते हैं, ये व्हाइट कलर का होता है। ब्लैक कलर का स्वान बहुत रेयर चीज है। इकोनॉमी में अगर कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई अचानक से ऐसी चीज होती है जिसके कारण मार्केट जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो हो जाता है, मार्केट अचानक से इनस्टेबल हो जाता है, वर्ल्ड वाइड मार्केट में कोलैप्स आ जाता है, तो इस टर्म को कहा जाता है ब्लैक स्वान इवेंट। पास्ट में ऐसे 3 बार ऐसे इवेंट हो चुके हैं। उसमें से एक रिसेंट और मॉडर्न अगर हिस्ट्री की अगर बात करें तो 2008 का जो कोलैप्स था वर्ल्ड वाइड, इसे एक ब्लैक स्वान इवेंट की तरह बोला गया है। उसके बाद भी 2013, 2017 के कुछ इवेंट्स है, लोगों को ये फियर था कि क्या ये ब्लैक स्वान इवेंट की तरह कन्वर्ट हो जाएगा और एक अनएक्सपेक्टेड और बड़ा फॉल आएगा। तो अभी दोबारा से वही फियर डेवलप हो रहा है इन्वेस्टर्स के मन में और बहुत सारे बैंक्स के मन में। यूएस के अलावा चाइना में जो सिलिकॉन वैली बैंक है, वहां पे बहुत ज्यादा फियर है। यूके में, कनाडा में, यहाँ पे जो कंपनीज है वो अपने गवर्नमेंट को ये कह रही कि वो इंटरवीन करे बीच में आकर और कुछ अपने तरफ से
वहाँ की जो बॉडी है सिलिकॉन वैली बैंक की, उस पर कुछ इंटरवेंशन या कुछ हेल्प हो, या कोई भी डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प चाहते हैं। और लोगों को ये लग रहा है ये जो फॉल है इस बैंक का, ये फॉलो थ्रू ना कर जाए, और ये फॉलो थ्रू करेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये हो सकती है। अगर ये डर बना हुआ रहे, अगर यूएस की तरफ से, फेड की तरफ से अगर टाइटनिंग और होने लगी, और अगर रेट हाइक्स बढ़ने लगे, तो और कितने बैंक्स कोलैप्स कर जाएंगे। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर बैंक की कंडीशन सेम नहीं है। यूएस में और भी बहुत बड़े बैंक्स है, अगर आप कल का ही चार्ट उठा के देखो तो आपको ये दिखेगा कि दूसरे बैंक्स में फॉल नहीं आया है। अगर आप सिलिकॉन वैली बैंक का देखो तो पिछले एक साल में ये 700 रुपए से काफी नीचे आ गया, और ये जो फॉल था ये इसके डाउन ट्रेंड में ही ये एक बड़ा फॉल आया। तो ओवरऑल जो स्थिति थी सिलिकॉन वैली की, ये बुरी थी। यूएस मार्केट की स्थिति भी काफी समय से बुरी चल रही है, और गवर्नमेंट इसको सुधारने के लिए अलग अलग कोशिशें कर रही है। तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबली कैसा पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर इसको हम एक ब्लैक स्वान इवेंट की तरह देखें, तो मेरा जो मेजर जो कंसर्न है, वो कंसर्न क्या होगा मैं दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इंडियन फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज में कितना परसेंटेज, कितना हिस्सा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है हमारे जीडीपी में। देखिए, ये क्या फैक्टर है आपको उसको समझना पड़ेगा कि कोविड के बाद हमारा मार्केट जो बहुत तेजी से ऊपर चला गया, इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे फॉरेन रिजर्व का है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का है। और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हमारे इंडियन मार्केट में पैसा डालते हैं, ये डालने का कारण क्या है उनका, क्योंकि वो वर्ल्ड इकोनॉमी से ज्यादा बेहतर इंडियन इकोनॉमी को देख रहे हैं। बट इंडिया की जो मैक्रो सिनारियो है अभी, अगर आप ये देखो कि यूएस मार्केट में जो डॉलर है वो काफी तेजी से ऊपर चला गया, और इंडियन मार्केट में रुपी को रिजर्व बैंक की तरफ से ऐसे मेजर्स लिए गए कि इसको संभाला जाए। बट ऐसा नहीं है कि ओवरऑल हम इससे अनइफेक्टेड रह जाएंगे। जब इस तरह के सिनारियो क्रिएट होते हैं तो इंडियन मार्केट भी इसमें इफेक्ट होना शुरू होगा। और अगर फॉरेन रिजर्व इंडिया से निकलनी शुरू होती है, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसे निकालना शुरू करते हैं, तो एक मेजर कोलैप्स आ सकता है, क्योंकि इंडिया का मार्केट में एक बहुत बड़ा परसेंटेज फॉरेन रिजर्व का है। इसको रोक के रखा गया है, इसको संभाल के रखा गया है कि जिससे कि मार्केट में एक डाउन इम्पैक्ट ना आए। लेकिन अगर ये सिलिकॉन वैली वाला जो इशू है ये कैरी ऑन करता है, और यूएस मार्केट में रेट टाइटनिंग और ज्यादा होगी, और ज्यादा टेपरिंग शुरू होगी, तो इस तरह के इफेक्ट भी आना पॉसिबल है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा खींचना शुरू करें। तो बहुत टाइट सिनारियो है, बहुत क्वेश्चनेबल सिनारियो है अभी मार्केट के लिए कि ये स्थिति किस तरीके से आगे रिएक्ट करेगी। दोस्तों, हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी अगर आप एक इन्वेस्टर हो या आप ट्रेडर हो, तो किस तरीके से अभी आने वाले समय में आपको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से इम्पोर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करना शुरू करता है तो हम कितना नीचे जा सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि मार्केट काफी नीचे आ गया है तो यहाँ से हम बाइंग करें। तो मेरा ये मानना है कि ये जो स्थिति है, हम एक टेक्निकल ट्रेडर या टेक्निकल इन्वेस्टर बन के अगर हम लेवल्स पे ही रहे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। टेक्निकल एस्पेक्ट से दोस्तों, अगर मैं डाउ जोन्स को देखूं तो डाउ जोन्स में एक मेजर फॉल काफी समय से चल रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो हम 34,200 के लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। और ये कब से चल रहा है? ये चल रहा है 2022 मिड 2022 से चल रहा है। हमने कई बार यहाँ से बड़े टिप्स लगाए हैं, कई बार इस एरिया में हम काफी बार होवर करने के बाद भी इस बार हम दोबारा फॉल की तरफ जा रहे हैं। और ये जो लेवल था जिसने काफी समय तक हमें बचा के रखा, 32,500-550 का जो एरिया था, इसने हमें काफी दिनों तक हमें सपोर्ट किया। और ये जो
क्रैक डाउन आया है, भले उसके पीछे ट्रिगर किया हो सिलिकॉन वैली ने, बट ये शो करता है कि यूएस मार्केट वीक है और यूएस मार्केट में बाउंसेस जो आ रहे हैं वो सेल ऑफ हो जा रहे हैं। अभी यूएस मार्केट में मुझे एक ट्रेंड लाइन दिखती है जो कि एक्चुअली डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट को लेकर जा रहा है ना। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ। दिस इज द ट्रेंड लाइन, और हम इस ट्रेंड लाइन पे आप लोग ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, और यहाँ पे हम हर बार इस ट्रेंड लाइन के पास आके बाउंस करते हैं, बट वो बाउंस सेल ऑफ हो जा रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव नहीं है, और बहुत हम यहाँ से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ से बाउंसेस आएंगे तो बिल्कुल बहुत नए हाइज बनाने लगेंगे। तो दिस इज मेजर चार्ट में जो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम तो है। अगर आप नैस्डैक को देखो तो नैस्डैक अपने ऑल टाइम हाई से तो बहुत नीचे ही है, बहुत बुरी स्थिति है नैस्डैक की। ये देखिए आप कि नैस्डैक कहाँ 17,000 के आसपास था, और आज हम 11,000 साढ़े 11,000 के आसपास ही घूम रहे हैं। इस तरह की स्थिति, सेम इसी तरह की स्थिति थी आपकी सिलिकॉन वैली बैंक की भी। ये देखिए, ये नैस्डैक मतलब आईटी सेक्टर का इंडेक्स, और मैक्सिमम जो इनका इनफ्लो होता था वो नैस्डैक की कंपनियों के प्रॉफिट से होता था। और जिस तरह की कंपनीज में फॉल आ रहे थे, इसमें भी हमने उसी तरह का फॉल देखा। तो ओवरऑल सिलिकॉन वैली तो इफेक्टेड, सिलिकॉन वैली बैंक पहले से ही इफेक्टेड था जब से नैस्डैक गिर रहा है। तो क्या ये बॉटम आउट होगा नैस्डैक, या यूएस बॉटम आउट होगा और यहाँ से हम एक फ्रेश रैली बनाएंगे? क्योंकि मार्केट कभी भी आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलने वाला है, आपको सरप्राइज करेगा। तो सरप्राइज किस साइड करेगा, ऊपर या नीचे, इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा दिन है हमारा मंडे। और मंडे के लिए अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां हम इंट्राडे प्लान करेंगे। तो निफ्टी के लिए मेरा इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो 17,350 का लेवल ही है। हम एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के पास है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 50 का मूविंग एवरेज अगर मैं लगाऊं डेली टाइम फ्रेम में, तो वी आर ट्रेवलिंग बिलो 50 मूविंग एवरेज इन डेली टाइम फ्रेम। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो हम एग्जैक्ट 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहे हैं। तो मेरे लिए 17,350 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे एक दिन की क्लोजिंग, इस एरिया के नीचे अगर एक दिन की क्लोजिंग और एक दिन अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो हम दोबारा से काफी नीचे जा सकते हैं। एक और एस्पेक्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को फीवो लगा के दिखाऊं तो वी आर नियरिंग 38% ऑफ दिस ट्रेंड। ये जो ट्रेंड है इसके 38% पे हम होवर कर रहे हैं। ठीक है, हमने बजट के टाइम पे भी जो बाउंस लगाया था वो इसी एरिया के आसपास लगाया था। अगर हम इस एरिया को तोड़कर नीचे जा रहे हैं तो काफी बड़े लेवल्स आ सकते हैं, 17,000 के आसपास हम जा सकते हैं। और अगर ये एरिया अगर टूटता है तो 17,000 का जो एरिया है वो मेरा एक ट्रेंड सपोर्ट भी बनेगा। तो 17,000 नेक्स्ट टारगेट होगा अगर हम नीचे जा रहे हैं तो। और अगर हम और नीचे जा रहे हैं तो 16,600 के लेवल्स भी आ सकते हैं, और फिर जाके वो मेरा मेजर सपोर्ट बनेगा। तो मंडे के लिए क्या करें? मंडे के लिए दोस्तों आप इंपॉर्टेंट लेवल के पास हो। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो सिर्फ आपको 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके आपको 17,350 के लेवल को ट्रेड करना है। अगर आप इस एरिया पे सपोर्ट लेते हो तो गो फॉर बाय। आप 1:2 1:3 के ट्रेड निकालो। अगर आप इसके नीचे ही ओपन होते हो, रीटेस्ट होता है, तो यहाँ पे हम सेल साइड की ट्रेड में जाएंगे इसके स्टॉप लॉस के साथ। तो आप इंट्राडे के हिसाब से छोटे ट्रेड्स बनाएं और 17,350 के ज्यादा दूर जाकर ट्रेड ना करें, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर।
पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हम मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में आपको दिखाई दे कि मार्केट 17,350 को ब्रेक कर रहा है, हम सेकेंड हाफ में दोबारा बाउंस कर जाए, या ये भी पॉसिबल है कि फर्स्ट हाफ में हम 17,350 को होल्ड करें और वहां बिल्डअप हम क्रिएट करें और उसके बाद सेकेंड हाफ में हम नीचे की तरफ जोड़ दें। तो जो इस कंडीशन में अभी मार्केट है, तो आने वाले कुछ दिन बहुत टफ होंगे। अगर आप सेल साइड में जाना चाहते हो तो मार्केट को थोड़ा बाउंस होने दो। हो सकता है कि निफ्टी ये जो ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है, ये निफ्टी पिछले बार भी इसने जो कोशिश किया था इस ट्रेंड लाइन के नीचे आने की, दोबारा बाउंस कर गए थे। अब हम दोबारा से जो हमने डिप लगाई, यहाँ से अगर थोड़ा सा बाउंस आता है और इस ट्रेंड लाइन को हम रिटेस्ट करते हैं, मतलब 17,500 480 के लेवल को अगर हम दोबारा से टेस्ट करते हैं, तो यहाँ से दोबारा जब सेल ऑफ आएगा आपके लिए वहां पे सेलिंग ज्यादा अच्छी बनेगी। जैसा कि मैं बैंक निफ्टी में बोल रहा था कि 42,000 का लेवल अगर पहुंच जाते हैं हम, तो 42,000 से जो हमारी सेलिंग आएगी वो बहुत अच्छी होगी, बट हमने पहले ही डिप लगा दिया। अब बैंक निफ्टी में जो कंडीशन बन रही है अगर छोटे टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम में हो सकता है कि हमारी जो ओपनिंग हो वो इस एरिया के आसपास ही हो, 40,350 325 के एरिया के आसपास ही हो। तो बैंक निफ्टी में आप इस एरिया को ट्रेड करो। 40,300 के नीचे अगर हम मूव करते हैं तो इस एरिया को स्टॉप लॉस मानकर आप सेल साइड पे जाओ। अगर हम इस एरिया को होल्ड करते हैं तो 40,400 380 के लेवल को आप स्टॉप लॉस बनाकर आप ऊपर साइड के लिए इंट्राडे ट्रेड करो। अगर बड़े टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी एक बार अगर देखें तो बैंक निफ्टी के पास अभी भी नीचे जाने के लिए स्पेस है और बैंक निफ्टी के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे आएगा, 39,600 से 400 की रेंज। एक और आप ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी में, अगर बाय चांस कल हम 40,000 के नीचे ड्रैग होना शुरू करते हैं तब आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है, 39,600 700 की तरफ आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर मंडे की तरफ जाए, थोड़ा सा प्लान करे, पहले मार्केट को थोड़ा सा वेट करे, सुबह पहले देखे, पहले 2 कैंडल 15 मिनट की आप देखे मार्केट का मूड किस तरह का है और यूएस मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो इंडियन मार्केट में किस तरीके का पड़ रहा है। देखिए शुरू में बहुत सारा पैनिक हो सकता है और लोगों के बीच डर हो सकता है, जो इमोशनल ट्रेडर्स है, जिन लोगों ने कॉल बाय किया था वो मार्केट ओपन होते साथ ही अपने कॉल क्लोज कर सकते हैं और उससे एक मार्केट डाउन साइड की तरफ पुश हो सकता है। तो शुरू का जो इम्पैक्ट है वो 1-2 कैंडल में वाइप ऑफ हो जाएगा। मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए मंडे को और उसके बाद ही आप इंट्राडे ट्रेड प्लान करें। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, अगर आप किसी ट्रेड में नहीं हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप मंडे का दिन भी वेट करें। मेरा एक तरीका है ट्रेड करने का कि जब तक मेरे लेवल्स पे नहीं आएगा, मेरे तरीके से मार्केट नहीं बिहेव करेगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो आपको भी शायद यही करना चाहिए। अभी वो सिचुएशन है कि आप गेम ना खेलो, अभी आप खेलने मत उतरो, अभी आप थोड़ा सा वेट करो। मार्केट का जो एक्चुअल बिहेवियर है उसको समझने का टाइम आया है। अभी बैंक निफ्टी 39,600 से 400 इंपॉर्टेंट एरिया और निफ्टी 17,350 का इंपॉर्टेंट एरिया है ना। तो इसको ध्यान में रखकर ही मंडे को ट्रेड करें। बहुत ज्यादा डरे नहीं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो कि मेरे लेवल पे आ रहा है, यहाँ से मार्केट बहुत गिरेगा और मुझे यहाँ से शॉर्ट करना है, या मेरे लेवल पे आ गया है, छोटे आपको बाउंसेस दिखे तो आप बाय करने लगो। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा प्लान करिए, मार्केट के बिहेवियर को समझने की कोशिश करिए एंड देन गो फॉर योर ट्रेड। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और जिस तरीके से हम मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करते हैं शायद ये आपको हेल्प करता है ट्रेड करने में। अगर करता है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी प्लीज ये वीडियो शेयर जरूर करें। नमस्कार।